बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। सुबह हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट का लेक्चर 2 देखा था और अब ये लेक्चर 3 है और आज बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और वो है रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, जिसको आप सेक्शन 17 भी बोलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। डियर एस्पिरेंट्स, आप में से भी एक मेंबर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे लेक्चर 2 के नीचे कमेंट किया है। नाम उनका है ज़रमीना और शायद वो प्रोसिक्यूटर है। उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने पहले लेक्चर में जो है वो अमेंडमेंट्स का जिक्र नहीं किया। 2011 में अमेंडमेंट्स आई हैं। तो थैंक यू सो मच ज़रमीना। मैंने उसके बाद जो है वो फिर उस पर रिसर्च भी किया, तो वाकई जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में 2011 में अमेंडमेंट्स आई थी उनका मैंने जिक्र नहीं किया। ठीक है। अच्छा, वो मेजर जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो ये है कि जहाँ पे वो मसलन वो कहता है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो जिक्र करता है, लेकिन वो मैंने देखा कि अमेंडमेंट ये है कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट कहेंगे और गवर्नमेंट से मुराद है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। यानी उन्होंने उसको फेडरल लॉ से उठा के तो टोटल जो है उसको क्या बना दिया, प्रोविंशियल लॉ बना दिया। तो उसके बाद एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने वो फेडरल से डाउनलोड किया था। मैंने आपको बताया ना 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स थी, तो वो वहाँ से तो जारी बात है जब तक वो फेडरल लॉ रहा होगा तब तक का होगा, लेकिन जब मैंने फिर उसको पंजाब लॉ से डाउनलोड किया तो वो फिर मुझे अपडेटेड भी मिल गया। ना सिर्फ मुझे अपडेटेड मिल गया बल्कि मुझे जो है वो उर्दू में भी मिल गया। उर्दू में भी वो जो लॉ है वो मुझे मिल गया। तो आप भी पंजाब लॉज वाली जो वेबसाइट है वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, फॉर टेलिंग मी। अगर मुझे ना बताया जाता 2011 वाली अमेंडमेंट्स हैं और मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा देता तो फिर शायद मुझे भी बड़ी तकलीफ होती कि वो अमेंडमेंट्स तो हैं वो रह गई हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, जो पहला लेक्चर है उसमें अमेंडमेंट्स का कोई इतना खास तल्लक नहीं है। सिंपल जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र है उसका मतलब सिंपल गवर्नमेंट है, यानी पंजाब गवर्नमेंट है। ठीक है। तो आज हम आगे चलते हैं। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट करना है वो सेक्शन, और ज़रा वो देख लेते हैं। हम लोग स्कीम को भी साथ लेके चल रहे हैं। होप कि आप भी जो है अपना इंडेक्स जो है वो साथ के साथ बना रहे हैं। ठीक है। पार्ट 2 जो है ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, ये हमने पढ़ा सेक्शन 3 से लेके 16। अच्छा, वो ना लास्ट टाइम अचानक वो दूसरा लेक्चर अचानक टर्मिनेट हो गया। अभी उसमें एक पैरा जो था वो रहता था, यानी जो सेक्शन 16 था उसका सब सेक्शन 3 हमने अभी पढ़ना था। वो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट है वो फायर प्रूफ बॉक्सेस जो है वो प्रोवाइड करेगी, ताकि अगर कहीं पे जो है वो ताकि वो जो रिकॉर्ड है उसको महफूज किया जाए, कहीं वो जल ना जाए। ठीक है। बाद में कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा ना हो। तो हमने पार्ट 1 प्रीलिमिनरी पढ़ा, पार्ट 2 हमने एस्टेब्लिशमेंट का देखा। अब हम पार्ट 3 करने लगे हैं ऑफ रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स, और इसकी प्रोविजन है सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 22। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, देखो बात इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कीम के साथ सारे कंटेंट्स को साथ लेके चला करें। अगर पेपर में वो किसी तरीके से आपसे कहे कि व्हाट आर रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट अंडर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो आप में से आधे लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि हमने तो ये तो पढ़ा है कंपलसरी डॉक्यूमेंट, हमने ये भी पढ़ा है सेक्शन 18 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, ये रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट कौन सी प्रोविजन है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को, अगर वो टाइटल को साथ लेके चलेंगे तो उनको पता चल जाएगा सेक्शन 17 से लेके 22 जो है वो रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स है और उसमें सेक्शन 17 और 18 आते हैं। तो ये वही क्वेश्चन लिखना है जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन है। इसीलिए कहते हैं कि चैप्टर और पार्ट जो होते हैं उनके टाइटल्स को अच्छी तरह से याद किया करें। फिर जब उसने रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फर्ज करें, तो फिर सिर्फ सेक्शन 17 नहीं लिख के आना या 17 या 18 नहीं लिख के आना, फिर 17 से 22 सारे का ही थोड़ा थोड़ा जो है उसमें जो है वो जिक्र करना है। तो ये मैंने आपको एक टिप बताया, चाहे आप पीपीसी पढ़ रहे हैं चाहे आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, आप जो उसका टाइटल है, टाइटल डॉक्यूमेंट का उस इंडेक्स का, उसको भी साथ में ज़ेन नशीन करें और देखें उसमें कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो जो है वो उसके अंदर जो है वो कवर होते हैं। अच्छा, ये जो हमने रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, इसके साथ मैंने आपको बताया था
कि ये बताता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने ज़रूरी हैं, जबकि जो इसका जो है वो सेक्शन पार्ट 10 वो बताता है कि अगर उसको रजिस्टर नहीं करवाया गया तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो आज हम वो भी देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स या नॉन इफेक्ट्स जो हैं वो भी क्या होते हैं। ठीक है, ले जी, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं और हम लोग जो है इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होगी आपको स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा नज़र आए, क्योंकि आपने तो मोबाइल वगैरह पे देखना है। तो ये हमने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, जब भी आप इसको पढ़ें इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बल्कि हर लेक्चर के अंदर किया करें, ताकि मुझे भी सीखने के लिए मिले कि कौन से उसके पॉजिटिव और कौन से जो है उसके नेगेटिव पॉइंट जो है वो आपने पॉइंट आउट किए हैं। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ठीक है, कहता है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट इन विच एंड इफ दे हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द डेट ऑन विच एक्ट। ठीक है, अच्छा, the following document shall be registered if the property to which they relate is situated in a district to which और इसके साथ यहाँ से पढ़े, बीच वाले को छोड़ दें। दिस एक्ट टू विच दिस एक्ट इज एप्लीकेबल in district in which एक्ट नंबर ये इंडियन ये और द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और ये और दिस एक्ट केम और कॉमन टू। सिंपल वो ये बात कह रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये वाला जो रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर वो एक इन्फोर्समेंट में पढ़ा था कि उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा जिसके बारे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी। तो वो कहता है कि जिनके बारे में जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है उन एरियाज के अंदर जो है ये वाले जो डॉक्यूमेंट है इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। अच्छा, एक और चीज़ की भी वजाहत कर दूं, एंड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूटेड से क्या मुराद है? देखिए, एक तो ये ना ऑफर एक्सेप्टेंस, यार इतने की चीज़ खरीदनी है, वो कहता हाँ जी खरीदनी है, वो कहता हाँ भी आपने ठीक है जी हो गया, सब व्हाट्सएवर हो गया। उसके बाद उन्होंने तहरीर भी कर ली, लेकिन साइन अंगूठे नहीं किए, तो क्या वो एग्जीक्यूट हो गया डॉक्यूमेंट? नहीं हो गया। तो सेक्शन 17 में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेड यानी वो डॉक्यूमेंट जिनकी तहरीर जो है वो मसलन इस हद तक मुकम्मल है कि उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है वो साइन अंगूठे जो है वो उसके ऊपर कर दिए हैं। और ये देखें, ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जब गया होगा ना, तो उससे पहले वो पार्टियां जो हैं वो अपने थंब इम्प्रेशन वगैरह लगा के लेके गई होंगी कि ये डॉक्यूमेंट हमने क्या किया है, हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो वो ये साइन, तो ये जो उन्होंने साइन अंगूठे किए ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इस एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट के आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होगा, वो जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलें। तो अब वो कौन से डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और रिमूवल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये वर्ड है ना इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या है और एक डॉक्यूमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अच्छा, मैंने ना इसके बारे में बड़ी अच्छी तहरीर लिखी है, मैं आपको वो पढ़ाता हूँ, मैं आपसे जो है वो शेयर भी कर दूंगा। ये जितने भी टिपिकल चीज़ें आ रही हैं वो मैं सारी जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो बता रहा हूँ। हेरिडिटरी अलाउंस, ये मेरा हेरिडिटरी अलाउंस हमने कर लिया था, लीज काउंटर पार्ट ये भी कर लिया था। हाँ, ये है। अच्छा, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 17 को, वो जो पार्ट 10 है जो ये कहता है कि उसके इफेक्ट्स क्या होंगे उसके साथ मिला के पढ़ना है। अब ये देखें, डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड ए डॉक्यूमेंट। अब जब मैं पढ़ूंगा ना तो आप खुद ही कहोगे सर हमें समझ आ गई डिफरेंस क्या है। Document. There is no much drafting skill needed to write a document. Further, it could be unilateral or bilateral, anything. It need not to be written in legal language. It can include drawing, picture, map. यानी एक map, एक तस्वीर, वो भी document है. Now, what is instrument? Instrument is a document which can be legally binding
There is requirement for payment of stamp duty on every instrument. Drafting skill are required. Generally it is bilateral or multilateral. देखो डियर स्टूडेंट, जैसे एक सेल डीड है, अब देखें सेल डीड जो है वो लीगली बाइंडिंग होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, पता है ना। और फिर उसके लिए ड्राफ्टिंग स्किल चाहिए होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उसके अंदर जो है वो शामिल होनी चाहिए, और वो यूजुअली बायलैटरल या मल्टीलैटरल होता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंट, यानी एवरी इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट मे नॉट बी इंस्ट्रूमेंट। कि डॉक्यूमेंट का स्कोप जो है वो काफ़ी है, मे बी वो बाइंडिंग ना हो, ठीक है, या मे बी वो फॉर्मल किस्म का हो। तो फिर दोनों में आपको समझ आ गई डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में। तो अब आप वापस आ जाएं। इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखें ये तो स्टैट्यूटरी लॉ है ना, जो ये कहता है कि जी जो गिफ्ट होगा वो जो है वो उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 17। लेकिन ना प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमारा मोहम्मदन लॉ ये कहता है कि जो हिबा है या जो गिफ्ट है वो इवन ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो रीज़न है कि ये कंट्राडिक्शन है कि हमारे यहाँ जो है वो चाहे ओरल हिबा हो चाहे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, वो अगर अनरजिस्टर्ड भी है तो उसको कंपल्सरी हम लोग जो है वो काउंट नहीं करते। और उसकी रीज़न ये है कि जो गिफ्ट है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट ये हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो वो गिफ्ट जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो अगर किसी ने हिबा को रजिस्टर नहीं भी करवाया गिफ्ट को, तो ये वाला जो ए है ये उसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अदर नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, कभी अल्फाज ये बात नहीं बताते कि ये विल है या ये नॉन टेस्टिमेंट्री, उसकी बॉडी ये बात बताती है। उसकी बॉडी मसलन एक शख्स ये लिखता है अपने, बेशक आप समझ लें कि उसने अपनी तरफ से वो विल ही लिखी होगी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ही कहता है कि ये चीज़ इसको मिले, ये चीज़ इसको मिले, तो क्या वो विल है? नहीं। लेकिन अगर उसने फ़र्ज़ करें एक नॉन टेस्टिमेंट इंस्ट्रूमेंट लिखा है और उसकी लैंग्वेज ये है कि मेरे मरने के बाद ऐसे हो, तो वो ऑब्वियसली जो है वो क्या होगी, वो विल होगी। तो इट इज़ द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नॉट द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट which distinguish whether it is a testamentary instrument or non-testamentary, which purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upward to or immovable property। वो कह रहा हर वो नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहा है, जो कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है या डिक्लेयर कर रहा है या साइन कर रहा है या लिमिट कर रहा है या एक्सटिंग्विश कर रहा है, चाहे प्रेजेंट चाहे फ्यूचर में, ठीक है, चाहे वेस्टेड चाहे कंटिजेंट, और उसकी वैल्यू कितने से ज्यादा है, 100 रुपीज से ज्यादा है। अब डियर फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ना आपको समझाने के लिए मेहनत की है इसके ऊपर थोड़ी सी ना। अब आप इधर आए, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। डिक्लेयर की मिसाल देखें। I am not entitled to sell or mortgage a house built on the land of Mr. XYZ। यानी किसी ने भी क्या किया था कि XYZ की बिल्डिंग के ऊपर जो है अपना एक घर तमीर कर लिया, और अब वो एक डॉक्यूमेंट तहरीर कर रहा है जिसमें वो कह रहा है भाई कि ना तो मैं इस घर को बेच सकता हूँ ना मैं मोर्गेज कर सकता हूँ, क्योंकि ये किसकी लैंड पे हुआ है, ये XYZ की हुआ है। तो ये वाला डिक्लेयर की फिर आपको एग्जांपल मिल गई कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर वो कोई राइट डिक्लेयर कर रहा हो, क्या वो कर रहा है, वो एक्सटिंग्विश कर रहा है ना अपना राइट इसमें कि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू सेल और मोर्गेज अ प्रॉपर्टी, और डिक्लेयर भी कर रहा है, ठीक है। असाइन से क्या मुराद है, एक आदमी वो कहता है आई विल पे डेट इंस्टेड ऑफ मिस्टर XYZ की लायबिलिटी है, लेकिन वो कहता है जी मैं दूंगा, तो वो बेसिकली खुद को लायबिलिटी क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। इसी तरह कोई कहता है जी कि मैंने XYZ से पैसे लेने हैं, अगर मेरे वहाँ पे जो है ABC ले ले तो मुझे कोई इतराज नहीं, तो वो भी एक एग्जांपल है किसकी, असाइन की, ठीक है। लिमिट,
लिमिट। आई विल नॉट मेक अ मार्केट विद इन अ सर्टन टेरिटरी। अच्छा, आपको मैंने स्पेसिफिकली इफेक्ट का आखिरी सेक्शन पढ़ाया था 57 नेगेटिव एग्रीमेंट के बारे में। तो वो नेगेटिव एग्रीमेंट क्या था कि किसी काम को करने से रुक जाना, यानी खुद को लिमिट कर लेना। तो अब वो एग्रीमेंट ये कर रहा है भाई कि मैं किसी सर्टन टेरिटरी में कोई मार्केट नहीं बनाऊंगा, तो वो खुद को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। अच्छा, इस एक्सटिंग्विश से क्या मुराद है, ठीक है, आई सरेंडर माई शेयर इन फेवर ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये क्या कर रहा है, वो रिलिंक्विश कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है अपना राइट, ठीक है। अच्छा, इन प्रेजेंस और फ्यूचर। अच्छा, इन प्रेजेंस और फ्यूचर का क्या हो सकता है एग्जाम्पल, आई अच्छा जी, in my life A will remain in possession of the property, after my death possession will be shifted to B। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट रिलेट टू प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर है। तो ये वो एग्जांपल है कि वो फ्यूचर से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो आगे एक और चीज थी, डिफरेंस बिटवीन टाइटल राइट एंड इंटरेस्ट। टाइटल क्या है, अंडर द सेल डीड टाइटल ओनरशिप इज ट्रांसफर। जब कोई सेल डीड करता है तो वो क्या करता है, वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, उसको क्या कहते हैं, टाइटल ट्रांसफर हो गया। अंडर अ लीज डीड राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन इज शिफ्टेड, ठीक है। तो लीज डीड में क्या हो रहा है, मिसालें हैं ना मुख्तलिफ किस्म की, कि वो एक राइट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है, अंडर अ मोर्गेज डीड मोर्गेजर में चार्ज द प्रॉपर्टी फॉर लोन। तो वो उसके ऊपर जो उसने कर्ज दिया उसके ऊपर वो उससे इंटरेस्ट जो है वो लेगा। तो अब देखा आपने कि टाइटल राइट और इंटरेस्ट जो है बेसिकली ये सारी तीनों चीज़ें जो है वो आपस में जो है वो मिलती जुलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप वापस आए, अब मैं इसको ना एक दफ़ा दोबारा जो है वो पढ़ता हूँ, तो आपको ना सारी की सारी जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, वेस्टेड और कंटिजेंट। कह रहे हैं एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दैट इफ हस्बैंड बिल्ड्स ए हाउस बोथ विल बी इक्वल ओनर ऑफ दैट हाउस। तो ये कंटिजेंट हो गया ना। जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तो कंटिजेंसी को हमने बड़ी डिटेल में देखा था, कब उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, कब नहीं हो सकती, कब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप जो है ना वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली वो जेन में रखें, ठीक है। अब आप आ जाएं वापस, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा तो आपको जो है ना बड़ी समझ आएगी। क्यों, क्योंकि आप एक एक चीज़ की जो है ना वो एग्जांपल्स देख के आए हैं। अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट विच प्रपोर्ट्स आर ट्रेड टू क्रिएट डिक्लेयर assign limit or extinguish whether in present or future any right title or interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees or upward or two are in immovable property। जी बोलें भाई, कोई इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे बताएं, ठीक है। आगे समझ, आगे चलें। Any instrument, अब ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट विच ग्रांट्स पावर टू एन अटॉर्नी और विच कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट और एक्सटिंग्विश बाय वे ऑफ सेल एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपी एंड अपवर्ड। आपने कभी सुना, कहते हैं जी कि मुख्तार आम का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, मुख्तार आम का। तो ये भी यही है कि जब आप किसी की फेवर में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो, किस मकसद के लिए, कि जिसके जरिए आप उसकी फेवर में कोई राइट क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, साइन लिमिटेशन बाय वे ऑफ सेल एनी राइट और टाइटल, यानी आप पावर ऑफ अटॉर्नी में उसको कहते हो कि ये मेरे पे आप पे प्रॉपर्टी बेच ले, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसमें उसको वो पावर ग्रांट कर रहे हो कि आप मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच दो। तो वो मुख्तार आम जो होगा वो फिर उसका ये जो डबल बी है इसके तहत उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होना क्या हो जाएगी, ज़रूरी हो जाएगी। डियर एस्पिरेंट, मेरी एक बात सुने, एक होता है मुख्तार खास, एक होता है मुख्तार आम। मुख्तार खास जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और वो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी नहीं होता। वो मसलन कोर्ट के अंदर अपेयरेंस हो जाए, कोर्ट वहाँ पे पेश हो जाए, मेरे बेहाफ नहीं, वकालतनामे की बात नहीं कर रहा, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात नहीं कर रहा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहा हूँ कि किसी थ्रू एजेंट जब पेश होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट देते हैं। लेकिन जब एक जनरली एक डॉक्यूमेंट देते हैं किसी प्रॉपर्टी के बारे में तो उसको कहते हैं मुख्तार आम या स्पेशल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और डबल बी के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन होना क्या होती है, वो ज़रूरी होती है।
तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, वो कहता है in case of an assignment of a mortgage, the consideration for the deed of assignment shall be deemed to be value for registration। देखिए मेरी बात सुने, मैं जो था मोर्गेजी था, ठीक है, मैंने किसी को लोन दिया हुआ था 50,000 रुपया, ठीक है। तो अब अब वो जो कोई और शख्स आया, वो कहता है जी इसकी जगह पे मैं पैसे दूंगा, तो अब जो असाइनमेंट की वैल्यू है वो 50,000 रुपया कहलाएगी। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कहता है इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ मोर्गेज, यानी एक बंदे की लाइबिलिटी खत्म हो रही है और दूसरे को साइन हो रही है, द कंसिडरेशन फॉर डीड ऑफ असाइनमेंट शैल बी डीम टू द वैल्यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो जितने की वैल्यू उसको असाइन हो रही है वो क्या कहलाएगी, वो वैल्यू फॉर द रजिस्ट्रेशन कराए। ऑब्वियसली वो 100 रुपये से ज्यादा होगी तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, वो जरूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें, सी क्या कहता है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, आप ना सी पे आए, बी ए भी हो गया, डबल बी भी हो गया। नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट other than acknowledgement of a receipt or payment made in respect of any transaction to which an instrument registered under clause B relates, which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation, right, title or interest। देखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हो और उसके बारे में कोई पेमेंट की रसीद हो, पेमेंट की रिसीट हो, ठीक है, तो उस रिसीट का भी रजिस्टर्ड होना जो है वो जरूरी है। नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाकी इसको भी आप छोड़ दें, ये बीच में अदर देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टू व्हिच एंड क्लॉज बी रिलेट्स, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। Non-testamentary which acknowledges the receipt of payment of any consideration on account of the creation, declaration, assignment, limit or exchange or any such right, title or interest। यानी ऊपर जो एग्रीमेंट था, ऊपर जो जिसकी वो अगर उसकी इन कंसिडरेशन ऑफ डेट बाद में उसकी कोई पेमेंट होती है तो उस पेमेंट का इन रिस्पेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वो 100 रुपये से चूंकि ज्यादा होगी तो उसका रजिस्टर्ड होना जो है वो जरूरी है। अच्छा, ये एक्सेप्शन है, अदर देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए रिसीट ऑफ पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन टू विच एन इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड अंडर क्लास बी। बेसिकली ये क्लास बी नहीं आना था, ये क्लास ई आना था, टू विच क्लास ई रिलेट्स, ठीक है, which acknowledges the receipt of payment or any consideration on account of creation, declaration, limitation, exchange such right or title, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब लीज को मैंने बड़े डिटेल में डिस्कस किया, आपको टीपीए भी पढ़ाया, जब वो डेफिनेशन क्लास पढ़ाया, तो मैं अब उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। वो कह रहा है एक लीज जो है वो फ्रॉम ईयर टू ईयर हो और फॉर एनी टर्म एक्सीड 1 ईयर हो या रिजर्विंग ईयरली रेंट, या उसका सालाना रेंट आ रहा हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी क्या होगी डियर फ्रेंड्स, वो मैंडेटरी होगी। अब ई, non-testamentary instrument transferring or assigning any decree or order of the court or any award when such decree or order or award purport or operate to create, declare, limit, extinguish, whether in present or future, any right, title or interest, whether vested or contingent of the value 100 rupees and upward। बड़ा सिंपल है, देखे ना, एक जजमेंट लेटर है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके अगेंस्ट एक डिक्री है, ठीक है। अब एक और शख्स आता है, वो आके ये कहता है, वो कहता है जी कि डिक्री होल्डर जो है वो कहता है जी कि मेरे बिहाफ पे ये बंदा जो है, मेरे बिहाफ पे जो है वो, मेरे बिहाफ पे जो है ये बंदा डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट करवा ले। यानी वो अपना राइट जो है वो क्या कर रहा है, दूसरी किसी और पार्टी को क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। तो जब कोर्ट की डिक्री, ये मेरा ख्याल ऑर्डर 21 रूल 16 है असाइनमेंट ऑफ डिक्री, कि कर सकते हैं ना कि डिक्री होल्डर की जगह पे कोई और डिक्री होल्डर आ जाता है, तो उस सूरत में अगर 100 रुपये से ज्यादा वैल्यू है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो नॉन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत वो राइट जो है वो किसी और को असाइन हो रहा है, उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा।
ठीक है, अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और एनी अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर और अवार्ड। अच्छा, अवार्ड क्या है? आर्बिट्रेशन जो डिसीजन देती है उसको अवार्ड कहते हैं। तो अगर अवार्ड एक पार्टी की फेवर में हुआ है और वो चाहता है कि मेरे बिहाफ पे दूसरा ये अवार्ड ले ले या इसको एग्जीक्यूट करवा ले, तो वो भी असाइनमेंट ही कर रहा है। सच डिक्री ऑर्डर और अवार्ड purport or create to declare or sign limit or exchange whether in present or future any right title or interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees award to or immovable property। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया है कि जी ये जो ए है ये इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो मालक है, ठीक है। अब ए जो है वो बी को कहता है कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम कोर्ट से इस पे अमल दरामद करा लो और तुम इसके मालक बन जाओ। तो अब जो ए बी की फेवर में नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट लिखेगा, अब जाहिर बात है एक राइट क्रिएट होने जा रहा है बी की फेवर में, और ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी भी 100 रुपये से ज़्यादा होगी, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? मैंडेटरी हो जाएगी। इसी तरह कोर्ट ने एक डिक्री कर दी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। अब जो डिक्री होल्डर है वो बी को कहता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे ना ये डिक्री अपनी फेवर में जो है ना एग्जीक्यूट करवा लो, रजिस्ट्री करवा लो। तो अब बी के फेवर में को राइट क्रिएट होने जा रहा है, तो वो फिर बी क्या करेगा? तो वो फिर वो डॉक्यूमेंट उसका फिर रजिस्टर्ड करवाना जो है वो क्या हो जाएगा? ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हो गया। Provided that the provincial government may by order publish in the official gazette exempt from the operation of some any lease executed। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। देखें, ये हमने जो लीज वाला पढ़ा है ना, लीज वाला डी, इसके साथ ये प्रोवाइजो आना है और फिर उसके बाद ये आना है। ये provided that the provincial government may by order publish in the official gazette exempt from operation of this subsection any lease executed in any district or part of district, the terms granted by which do not exceed 5 years and the annual rent reserved by which do not exceed 50 rupees। वो कह रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो कोई भी लीज जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है या पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, वो 5 साल से ज़्यादा ना हो और उसका एनुअल रेंट 50 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है किससे? रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अब हम चलते हैं। नथिंग इन क्लास बी एंड सी ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज टू बी एंड सी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। बी जो था वो जिसमें, अच्छा ये जो बी पढ़ा था इसकी मिसालें सेल डीड, मोर्गेज डीड वो आ जाएंगी, और डबल बी की आ जाएगी पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाएगी, और जो सी है ये सी है इसकी मिसाल जो है वो कोई भी पेमेंट ऑफ रसीट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हम रोजमर्रा में रसीट्स लेते हैं ये उसकी बात नहीं कर रहा, देखिए उसने खुद ही क्लियर कर दिया, उसने कहा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई राइट क्रिएट कर रही हो, ठीक है। अच्छा, अब आए आप इधर। Nothing in clause B and C of subsection 1 applies to any composition deed। composition deed क्या है? composition deed ये है कि क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं डेटर से, तो वो आपस में तय कर लेते हैं कि यार तुम ना इस तरह करो कि ये राजीनामा कर लेते हैं, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, ठीक है। तो वो जो क्रेडिटर और डेटर के दरमियान जो एक डेट ड्यू था उसके बारे में जो एक तहरीर लिखी जाएगी उसको कहते हैं कंपोजिशन डीड, और उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि उसने बताया है। अब ये बेसिकली उसके एक्सेप्शन है, एनी कंपोजिशन डीड इसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ये कंपोजिशन डीड है, आ डीड थ्रू विच आ ड्यू डेट इज कंपाउंडेड, ठीक है। अब आगे चले। Any instrument relating to share in a joint stock company, notwithstanding that the asset of such company consists in whole or in part of immovable property। वो कह रहा है
कि किसी भी कंपनी के जो शेयर होंगे उनका रजिस्टर्ड करवाना, उसके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट लिखा जाएगा बेशक वो उसके एसेट्स के बारे में हो, कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उसका रजिस्ट्रेशन होना, उसकी जो रजिस्ट्रेशन होना वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। Any debenture issued by any such company and not creating, declaring, assigning limit action any right or title to or immovable property except so far as it entitle the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the company has mortgage conveyed or otherwise transferred the whole or any part of immovable property or any interest thereon to trustee upon trust for the benefit of the holder of such debenture। अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर क्या होता है? एक होती है सिक्योरिटी डीड या बॉन्ड। वो क्या होता है? वो कंपनी ये कहती है कि भाई मैं इससे इतने का लोन ले रही हूँ इस बदले से, अगर मैं वो लोन पे ना कर सकी तो ये बेशक ये इसको वाइंड अप करवा के तो इसके एसेट्स बेच के इसके कंपनी के तो अपनी रिकवरी कर ले। तो वो उसको कहते हैं सिक्योर डेट। उसको क्या कहते हैं? सिक्योर डेट। अच्छा, एक ये है कि भाई कोई एसेट्स की जिम्मेदारी नहीं है, वो बंदा ये देखता है यार ये कंपनी बड़ी फायदे में जा रही है और इसने फायदे में ही जाना है, तो वो वैसे ही उसको बगैर किसी शर्त के जो है, सिर्फ इस शर्त के कि भाई तुम मुझे इतना सूद दिया करोगे, इतना इंटरेस्ट दिया करोगे, वो उसको क्या करता है? लोन दे देता है। तो इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड डेट, और अनसिक्योर्ड डेट की मिसाल है डिबेंचर। तो फिर आपको बॉन्ड और डिबेंचर में समझ आई। when loan is backed by the assets, that is called bond, that is called secured debt. When it is just based on the reputation of the company कि जो दे रही है, and without surety as to assets, that is called debenture। अब हम इसकी लीगल डेफिनेशन भी जो है उसको भी जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये आपने एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है। अ डिबेंचर इज अ टाइप, जब चीज की समझ आ जाती है ना फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता। अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट डेट इज नॉट सिक्योर्ड। वही बात जो मैंने आपको की थी, डिबेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय द क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूअर। कि जो लोन मसलन जिनको लोन दिया जा रहा होता है उनकी सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब हबीब बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो क्या करती है कि इसको लोन देती है, किसको? बैंक को पैसे देती है, या बैंक से जो है वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ ये देखते हुए कि इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी जा रही है बैंक की, ठीक है, और बैंक उसके ऊपर क्या देता है, उसको चार्ज देता है। तो कोई श्योरिटी गवर्नमेंट के और बैंक के दरमियान ऐसी नहीं होती कि भाई अगर ये बैंक डिफॉल्ट कर गया तो फिर जो है वो क्या होंगे कि इसके एसेट्स वाइंडिंग अप में जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इशू डिबेंचर, और ये जो है गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली इशू डिबेंचर टू रेज कैपिटल और फंड, यानी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, जिसको भी पैसे चाहिए हों वो दूसरे के फेवर में क्या करता है, डिबेंचर इशू कर देता है। ठीक है। Bonds are backed by the assets of the issuer, whereas the debenture are not secured by any of the physical assets or collateral. Debenture are issued and purchased only on the credit worthiness and reputation of the issuing party. The interest or rate of bond is generally lower than the debenture. Hope कि आपको debenture की जो है वो समझ जो है वो आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। वो कह रहा है अब ये वो डॉक्यूमेंट है जिनकी रजिस्ट्रेशन क्या होगी, ऑप्शनल होगी। ठीक है। एनी यानी कंपल्सरी नहीं है। एनी डिबेंचर इंश्योर्ड बाय सच कंपनी एंड नॉट क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग एनी राइट। अच्छा, शर्त क्या है कि वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, वो डिबेंचर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है। जैसा कि हमने ये देखा था कि डिबेंचर जो है वो किसी एसेट के बारे में नहीं होता। अच्छा, एक्सेप्ट इट सो फार एज इट इंटाइटल द होल्डर। अलबत्ता इसका मकसद जो होता है वो सिर्फ ये होता है
in a holder to the security afforded by registered instrument whereby the company has mortgage conveyed or otherwise transferred the whole and any part of the immovable property or any interest therein to trustee upon trust for the benefit of the holder of such debenture। वो कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इन शेप ऑफ मॉर्गेज डीड उनकी फेवर में पहले ही होता है, ठीक है, यानी लोन पहले लिया होता है। अब उसके बाद एक मजीद लोन लिया जाता है किसकी शक्ल में, डिबेंचर की शक्ल में। तो उस सूरत में उस डिबेंचर का जो है वो रजिस्टर्ड होना जो है वो जरूरी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना भी लिखा होगा ना, एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी, तो नॉट क्रिएटिंग एनी राइट एट, तो ये इतना भी काफी होगा, इतना भी एग्जाम के लिए काफी होगा, ठीक है। any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such company। तो मेरा ख्याल है endorsement को मेरी ज़रूरत नहीं है, पिछली दफ़ा बड़ी एक्सप्लेन किया था मैंने endorsement को। अगर वो डिबेंचर आगे कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होगी। Any document not itself creating, declaring, assigning, limiting or extinguish any right, title or interest of the value of 100 rupees or upward or to immovable property, but merely creating a right to obtain another document which will, when executed, created, declare, assign, limit or extinguish any such right, title or interest, except a document which grants power to a attorney or is an agreement to sell any right, title or interest of the said value in the immovable property। देखें वो कह रहा है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो खुद तो कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो आगे चल के कोई ना कोई एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का यानी वो जरिया बनता है जो कि एक राइट, टाइटल और इंटरेस्ट जो है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखते हैं। He entered into an agreement with the B that after A's death B will be entitled to get transfer the property in his name। अब जो इस सेल्फ ये एग्रीमेंट है, इस वक्त वो कोई राइट नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन उसके मरने के बाद वो एक राइट क्रिएट करेगा बी की फेवर में। बेशक ये आप इसको समझें कि ये इन्फोर्सेबल ना हो ये एग्रीमेंट, लेकिन एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आगे एक राइट क्रिएट कर रहा है फॉर अनदर डॉक्यूमेंट, तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो जरूरी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। अच्छा, ये ना पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट दोनों चीज़ें हैं। ये ऊपर जो हमने वो डबल बी जो आई है ना, देखें, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन ग्रांट पावर टू अटॉर्नी और विच कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट, यानी या वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो या वो एक एग्रीमेंट हो किस चीज़ का, टू क्रिएट, डिक्लेयर, साइन, लिमिट बाय वे ऑफ सेल एनी राइट, यानी एग्रीमेंट टू सेल जो है। अब अगर वो भी 100 रुपये से ज़्यादा है तो वो लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब इस अमेंडमेंट की रूप से जो है वो लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। Any decree or order of court except a decree or order expressed to be made on a compromise and compromising immovable property other than that which is the subject matter of the suit of the proceeding। देखिए मेरी बात सुनिए, कह रहा है कोई भी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर एक्सेप्ट डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन ए कंप्रोमाइज एंड कंप्रोमाइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ऑफ प्रोसीडिंग। देखें, कोर्ट की एक डिक्री है या कोर्ट का ये एक ऑर्डर है, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी नहीं है, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है कि आ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन कंप्रोमाइज, यानी एक कॉन्सेंट डिक्री है या एक कॉन्सेंट ऑर्डर है, ठीक है, एंड कंप्राइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो किसके बारे में, किसके है बारे में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। वो जो है वो जो एग्रीमेंट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, अदर देन दैट विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और प्रॉपर्टी। अब इसको जो है वो समझने की जो है वो जरूरत है, ठीक है।
अब इसको कहते हैं कंप्रोमाइज एक्सट्रेनियस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। एक कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री है, उसको जी उसकी भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। कोर्ट में जो जो फर्ज करें प्रॉपर्टी ए थी, प्रॉपर्टी ए के बारे में कंप्रोमाइज हो गया और वो प्रॉपर्टी उसका सब्जेक्ट मैटर थी सूट का, उसकी भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन दावा जो सूट था वो था प्रॉपर्टी ए के बारे में, लेकिन जो कोर्ट में जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है प्रॉपर्टी बी के बारे में, जबकि प्रॉपर्टी बी जो है वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था उस सूट का। तो अब ये जो कंप्रोमाइज हुआ है सूट की सब्जेक्ट मैटर से हट के जो हुआ है, अब इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो होप आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि अगर जो कंप्रोमाइज हो रहा है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में हो रहा है जो कि सूट का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, और वो जो कंप्रोमाइज है वो प्रॉपर्टी वो 100 रुपये से ज़्यादा की है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कंप्रोमाइज उसी प्रॉपर्टी के बारे में है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उस ऑर्डर या डिक्री की रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। आगे है any grant of immovable property by the federal government or provincial government, ठीक है। अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई राइट कंफर कर रही है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जेम्प्टेड होगी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से। बेसिकली जो हमने क्लास ए बी सी डी पढ़े हैं वो क्या थे, वो जनरल रूल थे कि इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। अब जो हम पढ़ रहे हैं हम उनकी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। बेसिकली आके सारे जो है ना वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के बारे में। एनी ऑर्डर ग्रांटिंग ए लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी ग्रांटेड अंडर लैंड इंप्रूवमेंट लोन, इसके तहत जो है वो लोन जो दिया जाएगा उसकी भी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। Any order granting a loan under the Punjab Agriculture Loan, the Agriculture Department, or under any other law for the time being force relating to the advancement of loan for agricultural purpose, or any instrument under which a loan is granted by a cooperative society for any purpose, or any instrument made for securing the repayment of loans so granted। देखिए ये सिंपल जो 10 है वो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बाबत जब किसी भी लॉ के तहत जो है वो लोन दिया जाएगा तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी नहीं होगी, ठीक है। एनी इंडोर्समेंट ऑन ए मॉर्गेज डीड acknowledging the payment of the whole or any part of the mortgage money and any other receipt for payment of money due under a mortgage। तो वो हमने उधर तो पढ़ के आए थे ना सी में कि कोई भी रिसीट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये आ गई कि मॉर्गेज के बारे में अगर कोई पेमेंट हुई है तो उसकी जो रिसीट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। दोबारा पढ़ता हूँ, एनी इंडोर्समेंट ऑन ए मॉर्गेज डीड एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ मॉर्गेज मनी एंड एनी अदर रिसीट फॉर पेमेंट ऑफ मनी ड्यू अंडर द मॉर्गेज, जो बाकी रहेगी उसके बारे में भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो। Any certificate of sale granted to the purchaser of any property sold by public auction by civil court, जो ऑक्शन में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। Any counterpart of lease where lease corresponding thereto has itself been registered, लो तो ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था काउंटर पार्ट ऑफ लीज क्या होता है और लीज क्या होता है। जब लीज रजिस्टर्ड होगी तो काउंटर पार्ट को रजिस्टर्ड करवाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आए, any document purporting or operating to effect a contract for the sale of human property shall not be deemed to require or ever to have required registration by reason only of the fact that such document contain a recital of the payment of an earnest money or of the whole or any part of purchase money। देखिए वो कह रहा है कि अच्छा इसकी एग्जांपल इस तरह देखें कि जो एग्रीमेंट है
वो किसी सेल के बारे में नहीं है, वो किसी अदरवाइज कोई एग्रीमेंट है, कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें किसी लेन देन का जिक्र है। तो उसने कहा कि मेरली अगर कहीं पे लेन देन का जिक्र आ गया तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो जो कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी होगी है, जब तक कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली वो जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो और उसके बारे में कोई राइट और टाइटल वगैरह जो है वो क्रिएट जो है वो ना कर रहा हो। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई शख्स ये कहता है, कोई शख्स फर्ज करें हस्बैंड ये कहता है कि ये मेरी वाइफ जो है इसने मुझे जो है वो इसने मुझे इतने पैसे दिए थे, ठीक है। तो अब हमारा आपस में ये तमलीकनामा है, हमने ये डिसाइड किया है कि मैं अब इसको इतना डावर दूंगा। तो क्या ये अगर उसने किसी पुरानी पेमेंट का जिक्र कर दिया है तो क्या वो उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी है? नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है अथॉरिटी टू अडॉप्ट ए सन एग्जीक्यूटेड आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड नॉट कंफर्ड बाय विल शैल आल्सो बी रजिस्टर्ड। किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की जो अथॉरिटी है उसको भी रजिस्टर्ड करना जो है उसको भी रजिस्टर करना जरूरी होगा, ठीक है। ले जी, ये हो गया सेक्शन 17। अब डियर एस्पिरेंट्स मेरी एक बात सुने, मैंने आपके लिए ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। किस लिए? ताकि आपको पता चले कि पेपर में अगर ये आ जाता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लगाऊं। ये देखें, यही था ना वो यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट क्या है, तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट of an immovable property, non-testamentary instrument of immovable property which propose or create। देखिए मैंने किस तरह, मुझे इसके पैराग्राफ बड़े बड़े लिखूं, मैंने इस तरह स्टाइल के साथ लिखा है, पढ़ते साथ ही समझ आ जाती है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। इसी तरह मैंने पीपीसी के नोट्स लिखे हैं, create, declare, assign, limit or extinguish any right, title or interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees and upward। illustration क्या है वो seal deed है। तो इसी तरह इसकी वो बाकी का भी आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको जो है वो उसका एक हिंट जो है वो मैंने आपको जो है वो दिया है, ठीक है। अब हम जो है जी वो आगे चलते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 18 क्या कहता है? Documents of which registration is optional. Any document not required to be registered under section 17 may also be registered under this act। यानी सेक्शन 17 को छोड़ के वो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है और उसके अलावा हर डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है वो ऑप्शनल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर। If any document duly presented for registration be in a language which the registering officer does not understand and which is not commonly used in district, he shall refuse to register the document unless it be accompanied by a true translation into a language commonly used in the district and also by a true copy। देखें वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी जुबान में लिखा डॉक्यूमेंट आ गया जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में राइज नहीं है और वो उनको भी समझ नहीं आ रही वो रजिस्ट्रार साहब को, तो वो उस वक्त तक उसको रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि उसकी ट्रांसलेशन और उसके साथ ट्रांसलेशन की एक कॉपी जो है वो नहीं आ जाती। ये कौन कह रहा है? ये सेक्शन जो है वो जो 19 है वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ही शेल रिफ्यूज टू रजिस्टर। ले जी अभी से काउंट करना शुरू कर दें, एक पेज के ऊपर लिखना शुरू कर दें कि रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन की ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं। तो अभी मैंने आपको पहली ग्राउंड बताई, एक अलहदा पेज के ऊपर लिख लें कि जब उसको लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है और उसने ट्रू कॉपी भी उसकी जो है वो नहीं दी। ये मैं अब आपको आगे बताऊंगा कि रिफ्यूजल के बाद क्या होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरलिनिएशन, वो जो हम ऊपर वो फ्लूड लगा देते हैं या लाइन लगा देते हैं, ब्लैंक्स खाली छोड़ा हुआ है, अरेजर या अरेज किया हुआ है, अल्टरेशन या रद्दोबदल की हुई है, तो क्या होगा? द रजिस्टरिंग ऑफिसर मेन इज रजिस्ट्रेशन रिफ्यूजेस टू, ये दूसरी ग्राउंड आ गई refusal की, to accept for registration any document in which any interlineation, blank, erasure or alteration appears unless the person executing the document attest with their signature initial such interlineation, blank, erasure or alteration।
देखे ना, कल को रफड़ पड़ सकता है, कल को रोला पड़ सकता है, वो खाली जगह में कोई कुछ लिख ले, खाली जगह में कोई कुछ लिख दे, या वो कहे जी कि जब एग्जीक्यूट हुआ था डॉक्यूमेंट तब तो हमारी तहरीर ये थी, ये बाद में किसी ने रद्दो बदल किया है। तो अगर कटिंग है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वो रजिस्ट्रार उसको रिफ्यूज कर देगा, अनलेस के वो क्या करे, उसके ऊपर अपने इनिशियल करे वो पार्टी बेचने वाली, जिससे पता चले कि जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट की ये उसकी इंटेंशन है। If a registering officer register any such document, he shall at the time of registering the same make a note in the register of such interlineation blank करेगा, और फिर वो उसके बारे में नोट भी देगा कि ये कटिंग थी जिसके बारे में मैंने इससे क्या करवाए हैं, इनिशियल करवाए हैं। तो ये दूसरी ग्राउंड थी जहां पे वो क्या कर सकता है, रिफ्यूजल कर सकता है। Description of property and map or plan. No non-testamentary document relating to immovable property shall be accepted for unless it contain a description of sub property sufficient to identify the same. देखें, क्या पता वो जर्नल कुछ लिख के तो रजिस्टर्ड सेल डीड करवा ले और बाद में वो कहे कि मीनार पाकिस्तान मेरा है, क्योंकि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन तो अंदर लिखी नहीं हुई। तो ये वो वजह है कि सेक्शन 21 कहता है कि प्रॉपर्टी स्पेसिफाई होनी चाहिए। वो जर्नली एक प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो रजिस्ट्री करवा ले और फिर हर बंदे को ब्लैकमेल करता फिरे कि ये भी मेरी प्रॉपर्टी, ये भी मेरी प्रॉपर्टी, ये भी मेरी प्रॉपर्टी। बल्कि ये कब्जा ग्रुप यही करते हैं, ऐसी गोलमोल से रजिस्ट्री करवा के किसी भी गरीब बंदे से जो है वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी छीनते हैं, उस पर कब्जा करते हैं और उस रजिस्ट्री की बुनियाद पे कहते हैं कि हम तो जी मालक हैं इसके। ठीक है। Houses in town shall be described as situated on the north or other side of the street or road, which should be specified to which they front and by their existing and former occupancies and by their number of if houses in such street or road are numbered। लोग कह रहा है अगर कोई हाउस या टाउन है तो वो कह रहा है उसका लिखें लेफ्ट राइट में क्या है, उसके आगे पीछे क्या है, उसका दूतरबा लिखें, मशरक में, मगरब में, शमाल में, जनूब में क्या है, फिर उसमें ये लिखें कि इसमें अब कौन रह रहा है, पहले कौन रह रहा था, फिर अगर उसका कोई गली नंबर है, हाउस नंबर है तो वो भी लिखें। ठीक है। और ये आप यूजुअली देखते हैं ये लिखा होता है। और अगर नहीं है, अदर हाउसेज एंड लैंड शैल बी डिस्क्राइब बाय देयर नेम if any and as being in the territorial domain in which they are situated and by their superficial contents। क्या मतलब कि उसके ऊपर जी 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, इतने कमरे हैं, बाथरूम है, ये वो, the roads and other properties on which they but and their existing occupancies, और अब किसका कब्जा है, and also whether it is practicable by reference to the government map और सर्वे, और अगर उसके बारे में कोई गवर्नमेंट का मैप और सर्वे है तो वो भी साथ में लगाना है। ठीक है। Non-testamentary document containing a map or plan of any property comprising therein shall be accepted for registration unless it is accompanied by a true copy of map or plan। और अगर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैप और प्लान दिया गया है तो फिर मैप और प्लान का जो है वो उसका जो है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आना जो है जरूरी है। इन केस सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट बाय सच नंबर ऑफ ट्रू कॉपीज ऑफ द मैप और प्लान एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट। और अगर वो प्रॉपर्टी एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में आ रही है तो हर डिस्ट्रिक्ट से उसका मैप और प्लान जो है उसका आना जो है वो जरूरी है। ठीक है। Description of houses and land by reference to government maps or survey where it is in the opinion of the government practicable to describe houses not being houses in town and land by reference to a government map or survey, the government may by rules made under this act require that such houses are not offered for purpose of a section B so described। तो गवर्नमेंट उसके बारे में मैप और सर्वे के बारे में क्या कर सकती है, रूल बना सकती है। Save as otherwise provided by any rule made under subsection 1 failure to comply with the provision of section 21 or subsection shall not disentitle a document to be registered if the description of the property to which is relate is sufficient to identify that property। वो कह रहा है कि अगर वो हाउस नंबर वगैरह 1 और 2 वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी होती लेकिन अदरवाइज प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है वन वे और दी अदर वे, तो उस सूरत में वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको वो रिफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के 100 तरीके हो सकते हैं। ठीक है। तो डेट इज वाई कि अगर वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है
तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 या 2 में अगर वो सबसेक्शन 3 की अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी पूरी होती तो भी वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात है, हमने ख़त्म कर लिया इसको। अब एक चीज़ है वो ये है कि अगर वो रजिस्ट्रार जो है वो एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से रिफ्यूज कर रहा है, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, तो क्या होगा? वैसे तो हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सेक्शन 75 पे आइएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। वैसे हम इसको दोबारा भी पढ़ लेंगे। ये देखिए सेक्शन 72 में है। बस आप ये प्रोविजन याद रखिएगा। पार्ट 12 जो है वो ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्टर है, यानी अगर रिफ्यूजल का हमें क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसकी ग्राउंड्स लिख के तो साथ ही कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, पार्ट 12 वाला, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम सारी रिफ्यूजल की ग्राउंड जो है वो कर लेंगे। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, अगर एक बंदा जो है वो सेक्शन 17 के तहत वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी था, लेकिन उसने उसको नहीं करवाया रजिस्टर्ड, ठीक है, तो अब सेक्शन उस पे आए 49 के ऊपर, effect of non-registration of document required. No document required to be registered under an earlier law providing relating to shall operate to create, declare, assign, limit, exempt, whether in present or future any right, title and whether vested or contingent or immovable property. यानी अगर एक डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन जरूरी थी लेकिन नहीं करवाई गई तो वो किसी किस्म का उस पार्टी के फेवर में राइट जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। कंफर एनी पावर टू अडॉप्ट, ना ही वो बच्चा उसको अडॉप्ट कर सकता है अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड, जब तक कि उसको फाइन के साथ जो है वो रजिस्टर ना कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, वो राइट क्रिएट नहीं करेगा लेकिन उसको कोलेटरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन पोजेशन साबित करने के लिए उसको वो जो है वो उस डॉक्यूमेंट को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पूरा चैप्टर है अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन। तो इंशाल्लाह हम इसको सीक्वेंस में जो है वो जब यहाँ पे आएंगे तो हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।